हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सूर्य से देखने पर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते ग्रहों की गति में निम्नांकित में से कौन सी राशि नियत रहती है। तो नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है केपलर के ग्रहों के गति के नियम। तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को समझाने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए हमें केपलर ने 3 नियम दिए हैं, जिन्हें हम केपलर के ग्रहों के गति के नियम कहते हैं। तो यह प्रश्न गति के इन्हीं नियमों पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि केपलर ने हमें कौन कौन से नियम दिए हैं। तो प्रथम नियम है कि सभी ग्रह सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। तो इस नियम के अनुसार सूर्य जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा के केंद्र पर नहीं होता, उसके एक फोकस पर होता है। तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये हमारा इस कक्षा का केंद्र हो गया, जहां दोनों अक्ष, जिसमें से बड़ी जो अक्ष है इसको कहते हैं दीर्घ अक्ष, और छोटी अक्ष को हम कहते हैं लघु अक्ष। और वो हो गया इसका केंद्र, जहां दोनों अक्ष आपस में कट रहे हैं। तो इस दीर्घ अक्ष पर केंद्र से समान दूरी पर दोनों ओर 2 फोकस होते हैं, F1 और F2। तो इस नियम के अनुसार सूर्य जो है वो किसी एक फोकस पर होगा, मान लेते हैं F1 पर है। तो जब सूर्य यहां होगा, तो ये ग्रह जब यहां होगा इस बिंदु पर, जो कि मैंने ये दिखलाया है, तो वह सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होगा। लेकिन यही ग्रह जब घूमते हुए, परिक्रमा करते हुए जब इस बिंदु पर आएगा, अर्थात दीर्घ अक्ष के दूसरी ओर, तो वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होगा। अर्थात सूर्य से ग्रहों की दूरियां एक समान नहीं होते, वो लगातार बदलते रहते हैं। दूरी में लगातार परिवर्तन आता है। तो पहला नियम यह हमको बताता है कि सूर्य से ग्रह की दूरी निश्चित नहीं है, कभी वह न्यूनतम तो कभी वह अधिकतम दूरी पर होता है। तो उनका द्वितीय नियम है ग्रह को
सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल बनाती है। तो मान लीजिए किसी समय ग्रह बिंदु P पर है और T समय के बाद वो बिंदु Q पर आ जाती है। तो इस समय अंतराल में, T समय अंतराल में ग्रह ने ये जो छायांकित भाग है इतने के बराबर क्षेत्रफल बनाया। अब वो किसी और समय पर मान लेते हैं कि बिंदु R पर आ गया, कक्षा के बिंदु R पर, और T समय के बाद वो बिंदु S पर पहुंचा। तो RS को सूर्य से मिलाने पर जो क्षेत्रफल मिलेगा, जो कि यहाँ पर फिर से छायांकित भाग के द्वारा प्रदर्शित है, तो ये जो क्षेत्रफल होगा वो पहले वाले क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये कहते हैं केपलर अपने ग्रहों के गति के द्वितीय नियम में। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर दूरी तो कम है, सूर्य से ग्रह की दूरी यहाँ पर कम है और यहाँ दूरी ज्यादा है। तो यदि हम इस क्षेत्रफल को एक त्रिभुजाकार क्षेत्रफल माने तो ऊंचाई यदि कम है तो आधार ज्यादा होगा, यानी PQ बड़ा होगा, और यहाँ पर ऊंचाई यदि बड़ी है तो आधार अर्थात RS छोटा होगा। तो T समय में ग्रह ने P से Q तक की दूरी तय की है और उसी T समय में ग्रह ने R से S तक की दूरी तय की है, जो कि PQ की तुलना में कम है, छोटी है। अब हमको मालूम है कि चली गई दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। अब यहां समय तो बराबर है, दोनों ही केस में हमने समय बराबर लिया है, लेकिन दोनों केस में दूरी और चाल ये एक दूसरे के समानुपाती होंगे। यदि ज्यादा दूरी तय किया है तो ज्यादा चाल से चला होगा, अर्थात P पर उसकी जो चाल है V1 और R पे जो उसकी चाल है V2। अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि यदि दूरी ज्यादा तय हुई है तो चाल अधिक होगी, और यदि दूरी कम तय हुई है, जैसे कि RS दूरी कम है, तो चाल कम होगी। अर्थात ग्रह की चाल संपूर्ण गति में एक समान नहीं बना रहता, नियत नहीं बना रहता, इसमें परिवर्तन होते रहता है। अब हमको यह भी मालूम है कि रैखिक वेग बराबर होता है R गुणित ओमेगा, जहां R हो गई त्रिज्या जो कि यहाँ पर दूरी है, और ओमेगा हो गया कोणीय वेग या कोणीय चाल। अब यदि रैखिक चाल में परिवर्तन हो रहा है तो कोणीय चाल में भी परिवर्तन होगा, अर्थात कोणीय चाल भी नियत नहीं बना रहेगा। तो चलिए जरा प्रश्न में आते हैं। तो इस प्रश्न का पहला उत्तर चाल, ये तो नियत नहीं है, गलत हुआ। दूसरा है कोणीय चाल, ये भी नियत नहीं है, ये भी हमारा गलत हुआ। और तीसरा है गतिज ऊर्जा। अब यदि चाल अर्थात वेग यदि एक समान ना हो और गतिज ऊर्जा हम देते हैं हाफ mv का वर्ग से, और v यदि नियत नहीं है तो गतिज ऊर्जा भी नियत नहीं होगा, तो हमारा ये उत्तर भी गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, तीन उत्तर तो गलत हो चुके हैं, तो जो सही उत्तर होगा ये अंतिम उत्तर ही होगा, और यह है कोणीय संवेग। और ये बात हमें ग्रहों के गति का दूसरा नियम ही हमको प्रदर्शित करता है। अब यह देखिए कि दोनों समय में, यह पहले वाले T समय में जब वो P से Q आता है और दूसरे वाले T समय में जब वो R से S आता है, ये जो छायांकित क्षेत्रफल है ये एक दूसरे के बराबर है। तो ग्रह का कोणीय संवेग
एल से हम दर्शाएं और हम केवल परिमाण ले रहे हैं, दिशा नहीं, तो बराबर होगा आर क्रॉस पी के। रैखिक संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। तो रैखिक संवेग P का आघूर्ण अर्थात R से गुणा करने पर हमको मिल गया उसका कोणीय संवेग। अब देखिए कि P बराबर होता है M V। यहां से मैंने M को बाहर किया तो वहां मिला R क्रॉस V बराबर होता है विस्थापन बटा समय डेल्टा R बाई डेल्टा टी। यहां मैंने 2 का गुणा किया हाफ, अर्थात 2 से गुणा किया, 2 से भाग भी दे दिया, तो हमको बच रहा है R क्रॉस डेल्टा R बटे डेल्टा टी। ध्यान देना कि डेल्टा R जो है वो दूरी है जो कि हमारे ग्रह ने तय की है। ये जो दूरी हुई PQ, ये हमने मान लिया डेल्टा R, या दूसरे त्रिभुज में भी आप इसको मान सकते हो RS को डेल्टा R। और ये जो भुजा है SP या SQ, ये हमारे लिए हो जाएगा R। तो एक त्रिभुज के 2 भुजाओं को यदि हम सदिश रूप में दर्शाएं और उनका क्रॉस गुणा करें और क्रॉस गुणा करके उसका आधा कर दें, तो ये तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सदिश नियम में हमने पढ़ा है। तो त्रिभुज की भुजा की एक भुजा है डेल्टा R और दूसरी भुजा है R। इन दोनों का क्रॉस, इस क्षेत्र क्रॉस डेल्टा R, ये क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमको मिला 2m और ये क्षेत्रफल हम मान लेते हैं डेल्टा A बटा डेल्टा। अब दाएं पक्ष में देखिए कि m ग्रह का द्रव्यमान है, एक नियतांक दिए गए ग्रह के लिए एक नियतांक है। डेल्टा A डेल्टा t समय में बनाया गया क्षेत्रफल, ये दोनों ही नियतांक है। समान समय में समान क्षेत्रफल बनाती है, तो समान समय डेल्टा t के लिए यदि ग्रह चले तो समान क्षेत्रफल डेल्टा A बनाएगी, अर्थात डेल्टा A बटा डेल्टा t भी एक नियतांक है और इसलिए पूरा का पूरा नियतांक है। और इसीलिए इस प्रश्न का ये जो चौथा विकल्प है कोणीय संवेग, यही हमारा सही होगा कि दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते ग्रहों की गति में कोणीय संवेग नियत बनी रहती है। और ये इस प्रश्न का अंतिम उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।